नमस्कार मित्रों, आज हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करेंगे। हम आपकी किसकी बात करेंगे? अभी आधुनिक राजस्थान के इतिहास की। तो देखिएगा, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखिए, अगर आधुनिक राजस्थान के इतिहास की बात की जाए तो आधुनिकता की शुरुआत को आपके कई तरह से माना जाता है भारत के संदर्भ में। जैसे हम देखते हैं कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 के पश्चात आधुनिक भारत की शुरुआत मान लेते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ है उसके पश्चात आधुनिक भारत की शुरुआत है। लेकिन हम जब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो थोड़ा सा आपके इसका बैकग्राउंड लेते हुए चलेंगे। देखिएगा, यहां पर बात ये होती है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ये एक आपके निजी कंपनी थी, पूर्णतः कैसी कंपनी थी? निजी कंपनी। किसी भी प्रकार का सरकारी शेयर आपके इसमें नहीं था। और 1600 ईस्वी में, यानी कि दिसंबर 1599 ईस्वी का चार्टर है, 1600 ईस्वी में अस्तित्व में आ जाती है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से, किसके? ट्रेड करने के उद्देश्य से कहां पर आई? भारत आई। उस समय पर आपके देखें तो आपके यहां पर भारत की बात करें तो भारत में आपके यहां पर ये क्षेत्र कौन सा था? बंगाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? बंगाल का क्षेत्र। यहां पर आपके इसका सबसे प्रॉफिट का जो आपके बिजनेस था वो कहां पर था? बंगाल में था। स्टार्टिंग में एक जनरल बात कर रहे हैं हम। तो देखिएगा, यहां पर था सबसे पहले जब कंपनी यहां पर आई तो आते ही उसको सबसे पहले मुद्रा की आवश्यकता हुई। मुद्रा है तो इसके लिए वो आपके सोना और चांदी बुलियन के रूप में यहां पर लेकर के आए। ठीक है, यहां से वस्तु खरीदी और वस्तु को ले जाकर के उन्होंने कहां बेच दिया? इंग्लैंड ले जाकर के बेच दिया। और इस प्रोसेस में आपके लगभग 11 गुना तक फायदा कंपनी के द्वारा कमाया गया। अब फिर देखिए, जब तक अकेली कंपनी आपके इस दौड़ में है तो पूरा प्रॉफिट किसको आ रहा है? कंपनी को आ रहा है। लेकिन अचानक से और भी आपके जो कंपनियां हैं वो उसी दौड़ में शामिल हो जाती हैं जो आपके कंपनी जो व्यापार कर रही थी, तो कंपनी को आघात पहुंचा। तो कंपनी ने आपके क्या किया? अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से एक के बाद एक भारत में कई युद्ध लड़े। ठीक है, तो यहां पर अब युद्धों को आप देखें तो जैसे आपके कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा है। और इस युद्ध में आपके बंगाल का नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया है। लेकिन कंपनी ने इस युद्ध में मात्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। किसी भी प्रकार के क्षेत्र पर अधिकार आपके कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर आपके दूसरा युद्ध लड़ा इन्होंने, कौन सा? बेदारा का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा है? बेदारा का युद्ध आपके 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में इस युद्ध में आपके डचों को पराजित कर दिया है। तीसरा आपके युद्ध इन्होंने लड़ा बांडीवास का युद्ध। बांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसियों की चुनौती थी उसको आपके समाप्त कर दिया कंपनी के द्वारा 1760 ईस्वी में। और फिर इन्होंने आपके एक चौथा युद्ध जो लड़ा हुआ है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के माध्यम से, बक्सर का युद्ध, इस बक्सर के युद्ध के माध्यम से 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, इसमें आपके बंगाल के अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम। ठीक है ना, और आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को कंपनी के द्वारा पराजित किया गया। और पराजित करने के पश्चात कंपनी ने अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित कर दी। इलाहाबाद की 1765 की जो संधि होती है उसके माध्यम से दीवानी अधिकार भी कंपनी के द्वारा अपने आप प्राप्त कर लिए गए। लेकिन देखिए, जब दीवानी अधिकार प्राप्त किए
तो जो बंगाल से रेवेन्यू आपके जो कलेक्ट हुआ, उस रेवेन्यू में से कुछ पैसा तो आपके प्रशासनिक खर्चों में काम आ गया, लेकिन जो अधिशेष रेवेन्यू वहां पर बचा, उसी से उन्होंने वस्तु खरीदी और उसको ले जाकर के बेच दिया। इससे क्या हुआ कि भारत से धन का निष्कासन आरंभ हो गया। हमारा पैसा, हमसे ही आपके वस्तुगत सामान परचेज किया और उसको आपके बाहर ले जाकर के बेच रहे हैं, इससे आपके धन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, जब बंगाल से धन का निष्कासन धीरे धीरे होने लगा तो आपके क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़ने लग गए, बंगाल की व्यवस्था खराब हुई, आपके वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लग गया। और उस पूरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का जो आरोप है वो बंगाल के नवाब पर आपके थोप दिया गया और 1772 ईस्वी के आते आते बंगाल के नवाब का पद ही समाप्त कर दिया। यहां देखिए 1772 ईस्वी के आते आते बंगाल के नवाब का पद समाप्त कर दिया। जब बंगाल के नवाब का पद समाप्त किया तो यहां पर देखिए और क्या चेंजेस आएंगे। जब बंगाल के नवाब का पद समाप्त किया तो अब बंगाल की नवाब कौन बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। और यहां पर आपके कौन नियुक्त हो गए, गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स यहां आ गए। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बंगाल पर आक्रमण का खतरा था कि वह पश्चिम की ओर से जो आक्रमण होने वाले हैं उनसे आपके बंगाल को खतरा था। ठीक है, इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की सुरक्षा के लिए आपके जो पॉलिसी आरंभ की, ये बंगाल है क्योंकि बंगाल के आपके एक और समुद्र है। ठीक है, और समुद्र के आपके बादशाह थे इंग्लैंड, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है समुद्र में पराजित नहीं होती थी। इनको खतरा था कि आपके जो पश्चिम की ओर से आक्रमण होने, संभावित आक्रमण है, चाहे वो मराठों के हो चाहे वो अहमद शाह अब्दाली के हो, उन आक्रमणों से खतरा था। इन्हीं आपके खतरों से बचाने के लिए रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत करते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत, जिसे घेरे की नीति के नाम से जानते हैं, घेरे की नीति के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत आपके किनके द्वारा की गई है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके अवध का जो आपके यहां पर अवध रियासत थी, इस अवध रियासत को एज ए बफर स्टेट के रूप में डेवलप किया, बफर स्टेट के रूप में डेवलप किया। और इसको गारंटी दी गई किस बात की, कि अगर कोई भी आक्रमण अवध पर होगा तो उस अवध पर होने वाले आक्रमण को आपके जो सहन करने का कार्य करेगी वो कंपनी करेगी। कंपनी ने गारंटी दे दी अवध को इस बात की। ठीक है, इसका सीधा सा फायदा क्या होने वाला था कि अवध पर अगर कोई आक्रमण होगा, चूंकि अवध होते हुए ही बंगाल पहुंचेगा, इसलिए अगर हम उस शक्ति का यहां अवध में ही नाश कर दें तो बंगाल सुरक्षित हो जाएगा किसी भी प्रकार का। क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि युद्ध में चाहे आप जीते चाहे आपके युद्ध में हारे, अगर युद्ध आपके घर में हो रहा है तो नुकसान तो आपका भी होगा, चाहे आप विजेता ही क्यों ना हो। इसलिए यहां पर आपके खुद के घर में युद्ध ही नहीं लड़ना है ना, दूसरे के घर में जाकर के युद्ध लड़ना है और वहीं पर आपके विजय हासिल करनी है, जिससे कि खुद आपके बिल्कुल सुरक्षित रह जाएं। लेकिन उधर आपके फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था कि वह ब्रिटेन पर आधिपत्य को बढ़ाया जाए, ब्रिटेन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। इस उद्देश्य से बोनापार्ट ने आपके सोचा कि क्यों ना ब्रिटेन के उपनिवेशों को अधिग्रहित कर लिया जाए, जिससे क्या होगा, ब्रिटेन का आपके अंत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसी उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र के अभियान की ओर आता है 1798 ईस्वी में। कब आता है? 1798। अब नेपोलियन बोनापार्ट की वास्तविक मंशा को समझ करके कंपनी के द्वारा यहां पर एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में वेलेजली को भेजा गया। किसको भेजा गया? वेलेजली को।
और वेलेजली के द्वारा इसी आपके रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत सहायक संधि की शुरुआत की। वेलेजली को यह स्पष्ट था कि अगर राजस्थान की या भारत की समस्त रियासतों को अपने ऊपर ही अधीनस्थ अपने कर लिया जाए, उन्हें अपने ऊपर आश्रित कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो आपके नेपोलियन है वो बाहर से आएगा, उसको जब यहाँ की रियासत की कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी तो वहीं से वहीं लौट जाएगा। ये प्लान था। और इस सहायक संधि के जाल में राजस्थान की भी 2 रियासतें आ जाती हैं। 1803 ईस्वी में सितंबर में तो आपकी किसने की है, भरतपुर रियासत के महाराजा थे रणजीत सिंह, भरतपुर ने। और आपके नवंबर के महीने में आपके किसके द्वारा कर ली गई है, अलवर के द्वारा। भरतपुर और अलवर रियासतों के द्वारा सहायक संधि कर ली गई। ठीक है। अब देखिए 1804 ईस्वी में हालांकि आपकी किसने, धौलपुर के द्वारा भी संधि कर ली गई थी, लेकिन वेलेजली के उत्तराधिकारी के रूप में जो आपके आते हैं जॉर्ज बार्लो के द्वारा भरतपुर और अलवर के साथ की गई संधियों को छोड़कर अन्य रियासतों के साथ की जाने वाली संधियों को निरस्त घोषित कर दिया जाता है। किन के द्वारा, जॉर्ज बार्लो के द्वारा। अब देखिए, अब यहां पर सत्ता में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे, 1813 ईस्वी की बात है और इस समय आपके नाम मुखर रूप से सामने आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आया। यहां बात यह थी कि भाई कि देखिए सहायक संधि में निरंतर रियासतें किसके ऊपर डिपेंड होती जा रही थी, कंपनी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा प्रदान की कि भाई आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक विद्रोहों से सुरक्षा। इसके एवज में आपके करना क्या था कंपनी को, कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने यहां शरण नहीं देनी थी बगैर कंपनी की अनुमति के। ठीक है। और आपके कंपनी के हितों की देखरेख के लिए यहां प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति भी कर दी गई थी। अब हुआ क्या, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सोचा कि भाई कि जब सहायक संधि बराबरी के स्तर पर है, क्योंकि कंपनी एज ए रियासत काम कर रही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आपके 3 नीतियां लेकर के आया। अपनी जो पॉलिसी थी इसकी, वो आपके कहलाती है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आपके कौन लेकर के आ रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसकी पॉलिसी के आपके बिंदु क्या थे, देखिए पहला बिंदु था परम सत्ता का सिद्धांत। परम सत्ता का सिद्धांत, सुप्रीम पावर। जो पहले मुगल सत्ता हुआ करती थी, अब मुगल सत्ता का स्थान किसने ले लिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के द्वारा ले लिया गया। कि परम सत्ता, सुप्रीम पावर मुगलों की तरह अब आपके कौन रहेगी, ब्रिटिश सत्ता रहेगी, कंपनी सत्ता रहेगी। दूसरी ओर हस्तक्षेप की नीति, कि या तो आपके रियासतें शांतिपूर्वक किसको आपके स्वीकार करें, इस अधीनस्थ संधि को स्वीकार करें, अन्यथा वो रियासतों में इस हद तक हस्तक्षेप करेगा कि रियासतें युद्ध के लिए उतारू हो जाएंगी, और तीसरा आपके युद्ध करते हुए वहां पर शांति स्थापित कर देगा। युद्ध और शांति की नीति, युद्ध करते हुए वहां पर क्या स्थापित कर देगा, शांति स्थापित कर देगा। इस उद्देश्य से अधीनस्थ पृथक्करण की संधि की नीति को लागू करने के लिए देखिए इसमें किया क्या इन्होंने। इस संधि के तहत बनेंगे, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतें अधीनस्थ थीं, जैसे ये R1, R2 और R3 है। तो उन्होंने बोला कि भाई कि ये समस्त रियासतें कंपनी के क्या हैं, अधीनस्थ हैं, लेकिन पृथक्करण यानी आपसी मामलों में ये पृथक पृथक भी है। अगर एक रियासत को किसी दूसरी रियासत से संपर्क स्थापित करना है तो मध्यस्थता किसकी होगी, कंपनी सरकार की होगी। इससे रियासतों को अपनी हैसियत का एहसास हो जाएगा शीघ्र ही। अब आपके जैसे मुगल सत्ता के अधीन आपकी रियासतें थीं, वैसे ही अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन रियासतें हो गई। इसके नुकसान भी थे। अब आपके हुआ क्या देखिए
कि दिल्ली के रेजिडेंट थे चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ को राजस्थानी रियासतों के साथ संधि का प्रारूप तय करने के लिए नियुक्त किया। किन्होंने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसको? चार्ल्स मैटकॉफ को। चार्ल्स मैटकॉफ को नियुक्त किया कि भाई राजस्थानी रियासतों के साथ आपके क्या करें? संधि करें। और मैटकॉफ के द्वारा जो प्रारूप का निर्माण किया गया, मैटकॉफ के द्वारा जिस संधि प्रारूप का निर्माण किया गया, इस प्रारूप के आधार पर राजस्थानी रियासतों के साथ, जैसे 1817 ईस्वी में किसके साथ? करौली के साथ, और 1823 ईस्वी में सिरोही के साथ क्या कर ली गई? अधीनस्थ संधि कर ली गई। सिरोही के साथ आपके अधीनस्थ संधि कर ली जाती है, ठीक है। और यही संधियां आगे चलते हुए 1857 के रिवोल्ट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहती हैं। यही संधियां, जो अधीनस्थ संधियां हमारी रियासतों के साथ की गई हैं, यही आपके किसके लिए जिम्मेदार हैं? 1857 के रिवोल्ट के लिए। लेकिन देखिएगा, दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए इतनी लालायित क्यों थीं? क्या ऐसी कमी थी हमारे आपके बीच में? तो आपके रियासतों में देखिए कारण आपके सिंपल हैं। एक तो आपके मराठों की लूटपाट यहां चल रही थी, मराठों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। पिंडारी जो मराठों की सेना में हुआ करते थे, उन्होंने अब स्वतंत्र रूप से लूटपाट करना आरंभ कर दिया था, तो पिंडारियों की लूटपाट हो रही थी। रियासतों के आपसी झगड़े थे, उनसे आपके क्या था कि रियासतों के आपसी झगड़ों के कारण रियासतों की आर्थिक स्थिति निरंतर पतनशील थी, निरंतर पतनशील होती जा रही थी। इससे भी आपके क्या थी? रियासतें चाहती थीं कि कोई ना कोई आपके जो विशेष शक्ति है उसका अगर वरद हाथ, यानी कि एक तरह से ताकतवर सत्ता का हाथ अगर रियासतों के ऊपर स्थापित हो जाए, उनको मिल जाए, संरक्षण मिल जाए, तो आपके ना तो मराठों के आक्रमण का भय रहेगा, और ना ही पिंडारियों की लूटपाट का, और ना ही आपके बाह्य आक्रमण का, यानी पड़ोसियों के आक्रमण का। इसी बात की गारंटी आपकी किनके द्वारा? कंपनी सरकार के द्वारा रियासतों को दी जा रही थी इन संधियों में। इस कारण प्रत्येक रियासत इस बात के लिए लालायित थी। उनको दूरगामी परिणामों से मतलब नहीं था, उनको यह मतलब था कि एट ए टाइम आपके हमको सुरक्षा कैसे प्राप्त हो। इस कारण कंपनी के इस जंजाल में आपकी रियासतें फंसती हुई चली जाती हैं। जो आपके रियासतें पहले सामंती सेना पर निर्भर रहा करती थी, अब वो आपकी किस पर? ब्रिटिश सेना पर निर्भर होने लग गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न सैनिक टुकड़ियों की स्थापना यहां पर कर दी गई अलग अलग जगह पर। जब सैनिक टुकड़ियों की स्थापना हुई तो आपकी सामंती सेना बेकार हो गई। बेकार हुई तो सामंतों का जो प्रभुत्व रियासतों में होता था, उस प्रभुत्व में धीरे धीरे कमी आने लगी। राजा अब चाहते थे कि भाई सामंतों से चाकरी ना लेकर के आपके उनसे रेवेन्यू ही लिया जाए, जिससे सामंत भी विद्रोही हो गए। और उनके विद्रोह को कुचलने के लिए आपके अंग्रेजी फौजों का आपके सहारा लिया गया शासकों के द्वारा। ब्रिटिश आपके रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट हैं, उनका सहारा लिया गया। इस कारण इन जो सामंतों की जो सहानुभूति थी 1857 के रिवोल्ट में, वो आपके किनके साथ बनी रही? क्रांतिकारियों के साथ बनी रही। सहानुभूति आपके क्रांतिकारियों के साथ बनी रहती है। यह घटनाक्रम विशेष हो जाता है कहां पर? अपने राजस्थान के इतिहास में, ठीक है। अब देखिए, इसके पश्चात जो हमारा मूल उद्देश्य है, ये तो आपके एक थीम है कि भाई कि कहां तक आना है हमको। मूल उद्देश्य था कि भाई कि इन संधियों को कराना, कि कैसे कैसे आपके संधियां हमारे राजस्थान में हुई हैं ब्रिटिश सरकार के साथ। तो देखिएगा, राजस्थानी रियासतों के द्वारा की गई संधियां, राजस्थानी रियासतों के द्वारा जो आपके संधियां की जा रही हैं, उनकी बात हम यहां पर करेंगे आपसे कि भाई कैसी कैसी संधियां इनके द्वारा की गई है, ठीक है। अब देखिए,
यहां संधियों में आपके दो तरह की संधियों की बात हमने की है। एक तो कौन सी है कि भाई पहले सहायक संधि, कि सहायक संधि किन्होंने की है, और सहायक संधि के बाद आपके कौन सी आती है, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, कि वो आपके किसके द्वारा की गई है। तो सहायक संधि में देखिएगा पहली जो रियासत सहायक संधि के तहत बंधी अंग्रेजों के साथ, वो सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर रियासत थी। सितंबर 1803 ईस्वी कौन सी रियासत थी, भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत। और भरतपुर रियासत के इस समय अगर शासक देखे जाएं तो कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, इनके द्वारा संधि कर ली गई। ठीक है, सहायक संधि हो रही है सितंबर 1803 में भरतपुर रियासत ने की। कौन है भरतपुर रियासत के, महाराजा रणजीत सिंह है। दूसरा आपके देखिएगा नवंबर 1803 ईस्वी में, नवंबर 1803 ईस्वी में किनके द्वारा, अलवर के द्वारा आपके सहायक संधि की जाती है। और अलवर के इस समय महाराजा थे बख्तावर सिंह, अलवर रियासत। और इस समय कौन थे वहां पर, महाराजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने आपके सहायक संधि कर ली। ठीक है, तीसरी बात आपके यहां पर 1804 ईस्वी में धौलपुर महाराजा कीरत सिंह के द्वारा भी संधि की गई। 1804 ईस्वी में कौन थे, धौलपुर, और धौलपुर के महाराजा कौन थे इस समय, कीरत सिंह। महाराजा कीरत सिंह, इनके द्वारा सहायक संधि कर ली जाती है। महाराजा कीरत सिंह के द्वारा सहायक संधि 1804 ईस्वी में कर ली गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई जॉर्ज बार्लो जो एज ए वेलेजली के उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं। इस समय आपके सहायक संधि करने वाले कौन हैं, लॉर्ड वेलेजली है। कौन है, लॉर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल के रूप में जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वेलेजली, उनके द्वारा आपके ये संधियां की गई। ठीक है, तो यहां पर आपके जॉर्ज बार्लो के द्वारा, जॉर्ज बार्लो ने अलवर तथा भरतपुर को छोड़कर अन्य रियासतों के साथ की गई संधि को अमान्य कर दिया। यहां खास बात आपकी क्या हुई है कि जॉर्ज बार्लो जो कि वेलेजली के उत्तराधिकारी बने थे, उन्होंने अलवर और भरतपुर रियासत की संधि को तो मान्यता दी, लेकिन इसके अलावा राजस्थान की अन्य रियासतों के, क्योंकि इस समय जयपुर, जोधपुर ये सब लालायित थी। ठीक है, तो धौलपुर के साथ की गई संधि को भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब एक दूसरी जो संधि होती है वो आपकी कौन सी है, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। अधीनस्थ पृथक्करण, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, इसको लेकर के कौन आ रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आ रहे हैं। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स, मैंने बताया था आपके कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दिल्ली के रेजिडेंट कौन थे, दिल्ली के रेजिडेंट थे आपके चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा संधि का जो प्रारूप है, संधि का प्रारूप तय किया।
और इनके द्वारा आपके तय प्रारूप पर यह आपके अधीनस्थ पृथक्करण की संधि पृथक पृथक रूप से सभी रियासतों के साथ दोबारा की गई। सभी के साथ आपके संधियां की जा रही हैं, ठीक है ना। अब आपके संधियों में देखिएगा, पहली आपकी रियासत, यहां पर संधियों का जो प्रश्न है कभी कभी आपके क्या है, सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई कि किस रियासत ने कब आपकी संधि की, उस समय आपके महाराजा कौन थे, उस समय महाराजा कौन थे। तो पहली अगर हम बात करें तो पहली रियासत है करौली। देखिए 9 नवंबर 1817 ईस्वी, कौन सी रियासत है, करौली। और इस समय करौली के शासक कौन थे कि हरबख्शपाल सिंह, हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह के द्वारा करौली रियासत के शासक थे, उनके द्वारा सहायक संधि कर ली गई, वो अधीनस्थ संधि कर ली गई अंग्रेजों के साथ, ठीक है। दूसरी रियासत यहां पर कि भाई दूसरी रियासत कौन सी है राजस्थान की जिसने संधि की, तो 15 नवंबर 1817 ईस्वी की बात है। 15 नवंबर 1817 ईस्वी को इधर आपकी रियासत का नाम आता है टोंक, और टोंक रियासत जिसका गठन ही अंग्रेजों ने करवाया था, यहां पर थे अमीर खां पिंडारी। कौन थे, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के साथ भी अधीनस्थ संधि करते हुए उसे आपके अपने अधीन कर लिया जाता है। तो टोंक के अमीर खां पिंडारी और आपके करौली के हरबख्शपाल सिंह के साथ 1817 ईस्वी में अधीनस्थ संधियां की गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके कि भाई तीसरी रियासत कौन सी है कि भाई कि 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, देखिए 26 दिसंबर 1817 ईस्वी, रियासत है कोटा, और कोटा के शासक थे इस समय यहां पर उम्मेद सिंह। कोटा के शासक कौन थे, उम्मेद सिंह, उनके साथ आपके अधीनस्थ संधि कर ली जाती है, ठीक है। दूसरा आपके 9 जनवरी 1818 ईस्वी को, 9 जनवरी 1818 ईस्वी को मारवाड़ है यानी जोधपुर रियासत है, और यहां पर शासक थे महाराजा मान सिंह राठौड़। महाराजा मान सिंह राठौड़, महाराजा मान सिंह राठौड़ के साथ आपकी अधीनस्थ संधि कर ली गई। नेक्स्ट आपकी जो रियासत बनी है उदयपुर है। 22 जनवरी 1818 ईस्वी, उदयपुर। कौन है, महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह के द्वारा आपके अधीनस्थ संधि कर ली गई, ठीक है। इसके पश्चात आपके बूंदी के बिशन सिंह हैं। बूंदी के आपके कौन हैं, बिशन सिंह। 10 फरवरी 1818 ईस्वी को कौन सी रियासत थी, बूंदी, और बूंदी रियासत के कौन थे, बिशन सिंह। बिशन सिंह, इनके द्वारा आपके अधीनस्थ संधि कर ली गई। बूंदी के बिशन सिंह ने अधीनस्थ संधि कर ली। बीकानेर के सूरत सिंह हैं, वो 21 मार्च 1818 ईस्वी को, 21 मार्च 1818 ईस्वी को कहां के, बीकानेर। और बीकानेर के शासक इस समय कौन थे, सूरत सिंह। इन सूरत सिंह के द्वारा आपके अधीनस्थ संधि कर ली जाती है। बीकानेर के सूरत सिंह के द्वारा अधीनस्थ संधि कर ली गई, ठीक है। किशनगढ़ के कल्याण सिंह हैं, वो 7 अप्रैल 1818 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1818 ईस्वी को किशनगढ़ रियासत के शासक थे कल्याण सिंह। किशनगढ़ के शासक कौन थे, कल्याण सिंह। इनके द्वारा क्या कर ली गई, अधीनस्थ संधि कर ली गई। किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने अधीनस्थ संधि कर लिया। आपके कब की है, 7 अप्रैल 1818 ईस्वी को, ठीक है। जयपुर के जगत सिंह 15 अप्रैल को कर रहे हैं,
15 अप्रैल 1818 ईस्वी को जयपुर रियासत के शासक कौन थे कि भाई जगत सिंह। जयपुर रियासत के जगत सिंह के द्वारा 1818 ईस्वी को 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को संधि कर ली गई। ठीक है। प्रतापगढ़ के सामंत सिंह थे। प्रतापगढ़ के कौन थे? सामंत सिंह। 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को 1818 ईस्वी को प्रतापगढ़ के शासक थे सामंत सिंह। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? सामंत सिंह। सामंत सिंह के द्वारा आपके अधीनस्थ संधि कर ली जाती है। अधीनस्थ पृथक्करण की जो संधियां हैं वो कर ली जाती हैं। अगला आपके बांसवाड़ा के उम्मेद सिंह हैं, वो 25 दिसंबर को संधि करते हैं। 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को बांसवाड़ा के शासक कौन थे? उम्मेद सिंह। बांसवाड़ा के शासक उम्मेद सिंह के द्वारा आपके अधीनस्थ संधि कर ली जाती है। तो बांसवाड़ा के उम्मेद सिंह भी अधीनस्थ संधि में बंध जाते हैं। 2 जनवरी 1819 ईस्वी को जैसलमेर के मूलराज हैं। 2 जनवरी 1819 ईस्वी को जैसलमेर रियासत के शासक कौन थे? मूलराज के द्वारा आपकी क्या कर ली जाती है? अधीनस्थ संधि कर ली जाती है। और हम बता रहे थे 1823 ईस्वी में किसके द्वारा? सिरोही के शासक थे आपके यहाँ पर शिव सिंह। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को 11 सितंबर 1823 ईस्वी रियासत थी सिरोही, और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। इनके द्वारा अधीनस्थ संधि कर ली जाती है। तो 11 सितंबर 1823 को सिरोही के शासक शिव सिंह ने संधि की है। ठीक है। अब क्या हुआ? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, ये पूछा जाए आपके कि राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित या गठित की गई नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो कोटा के कुछ क्षेत्र को आपके अलग करते हुए शासक मदन सिंह के नेतृत्व में झालावाड़ रियासत का गठन कर दिया जाता है। ठीक है। और आपके 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को किसका रियासत का गठन किया है? झालावाड़ रियासत। और झालावाड़ रियासत के शासक कौन थे? मदन सिंह। मदन सिंह के साथ अधीनस्थ संधि कर ली गई है। और झालावाड़ रियासत ऐसी रियासत बनी है जो कि आपके अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में गठित नवीनतम रियासत थी। अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में गठित नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी, जिसके शासक मदन सिंह के साथ आपके कंपनी सरकार के द्वारा संधि कर ली गई। इस प्रकार आप देखें कि कंपनी सत्ता के द्वारा राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को संधि और प्रतिसंधियों के माध्यम से आपस में जोड़ लिया। अब आवश्यकता थी कि आपके इन पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जाए। इन सारी रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई। बड़ी रियासतें तो वहां पर रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती है। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई, जो पहले तो रियासतों में किस उद्देश्य से की गई थी कि ये रियासतों में रहते हुए कंपनी के हितों की देखभाल करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे और कंपनी के हित के स्थान पर आपके एक तो स्वयं के हित को साधने लग गए और रियासत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, जो कि आपके रियासतों के लिए बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है। लेकिन फिर भी 1857 के रिवोल्ट में राजस्थान के अधिकांश शासक अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहते हैं। ठीक है। तो आपके ये संधियों का क्रम हमको याद रखना, थोड़ा सा आपके तथ्यात्मक चीजें आपके ज्यादा हैं यहां पर। आप देखिए, हमने एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको कि राजस्थानी रियासतों के साथ कि मैं पहला पॉइंट बनता है अपना कि भाई रियासतें क्यों संधि करना चाहती थी। तो मराठों के आक्रमण, पिंडारियों की लूटपाट, रियासतों के पारस्परिक झगड़े और गिरती हुई आर्थिक स्थिति, ये कुछ आपके 4-5 रीजन हैं जिनके कारण रियासतें अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए लालायित थी।
और उन्हीं संधियों में आपके सबसे पहले वेलेज़ली के द्वारा जो सहायक संधि की नीति, इंडियन हिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा होगा इसको, तो सहायक संधि की जो नीति लाई गई थी उसमें सितंबर 1803 ईस्वी में भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ सहायक संधि की गई। फिर नवंबर 1803 में अलवर रियासत के महाराजा बख्तावर सिंह के साथ आपकी सहायक संधि कर ली गई। 1804 में आपके धौलपुर के कीरत सिंह के साथ भी संधि की गई थी, लेकिन वेलेज़ली के उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो के द्वारा कीरत सिंह के साथ की गई संधि को अमान्य कर दिया जाता है। केवल अलवर और भरतपुर रियासतों की संधि को ही मान्यता दी जाती है। फिर आपके लॉर्ड हेस्टिंगस आए 1813 ईस्वी में परम सत्ता का सिद्धांत लेकर के। एक बार प्रश्न केवल इतना ही पूछ लिया है कि परम सत्ता की थ्योरी को लेकर के आया कौन, तो लॉर्ड हेस्टिंगस आए। उन्होंने दिल्ली के रेजिडेंट थे चार्ल्स मैटकॉफ, उनसे आपके संधि के प्रारूप का निर्माण करवाया और राजस्थानी रियासतों के साथ अलग अलग संधियां कर ली गई। जैसे 9 नवंबर 1817 ईस्वी को करौली रियासत के शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उनके साथ संधि कर ली गई। 15 नवंबर 1817 ईस्वी को टोंक के आपके कौन है, अमीर खां पिंडारी, इनके साथ संधि कर ली गई। और कोटा के शासक उम्मेद सिंह के साथ भी नवंबर के माह में ही आपके 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को उम्मेद सिंह के साथ संधि कर ली जाती है। अर्थात 1817 ईस्वी में करौली, टोंक और कोटा के साथ आपकी संधि की जाती है। फिर 1818 ईस्वी में जो पहली रियासत बनती है संधि करने वाली, वो आपके मारवाड़ रियासत के महाराजा मान सिंह राठौड़ हैं, जो आपके 9 जनवरी 1818 ईस्वी को क्या कर लेते हैं, संधि। 22 जनवरी को उदयपुर के महाराणा भीम सिंह हैं, ठीक है ना, जो आपके पिंडारियों से परेशान हो चुके थे इस समय तक, तो वो भी आपके संधि कर लेते हैं 9 जनवरी 1818 ईस्वी को, 22 जनवरी 1818 ईस्वी को। 10 फरवरी 1818 को बूंदी के बिशन सिंह हैं, उनके द्वारा संधि की जाती है। और मार्च 1818 में बीकानेर के सूरत सिंह के द्वारा संधि कर ली जाती है। अप्रैल 1818 में किशनगढ़ के कल्याण सिंह, 15 अप्रैल 1818 को जयपुर के जगत सिंह, 5 अक्टूबर 1818 को प्रतापगढ़ के सामंत सिंह, 25 दिसंबर 1818 को बांसवाड़ा के उम्मेद सिंह के द्वारा संधि की गई। 1819 ईस्वी में संधि करने वाली जैसलमेर रियासत थी, जिनके शासक थे मूलराज। और 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत के शासक शिव सिंह के द्वारा संधि की गई। फिर इसके पश्चात आपके क्या हुआ है कि 1838 ईस्वी में कोटा राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करते हुए झालावाड़ रियासत का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। और 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को झालावाड़ के शासक मदन सिंह के साथ संधि कर ली जाती है। इस तरह संपूर्ण राजस्थान को संधियों के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अब इन सभी रियासतों के ऊपर आपके एक ही सत्ता काम कर रही थी, और वो परम सत्ता कौन थी, कंपनी सरकार थी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब देखिए, अब आपके कि किस प्रकार से कंपनी सरकार के द्वारा राजस्थानी रियासतों पर अपना नियंत्रण कायम किया, और जो आपके 1857 के विद्रोह के लिए क्या हो गया, एक कारण के रूप में हमारे सामने आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके उनकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी सरकार के द्वारा राजस्थानी रियासतों में आपके नियंत्रण को स्थापित किया गया है संधियां करने के पश्चात। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, संधियों के पश्चात राजस्थान पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण हेतु किए गए कार्य। ठीक है, धन्यवाद।